नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का दृष्टि के एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं वो है मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल कह सकते हैं। और दोस्तों, विश्व विरासत स्थल को जो नामित करता है वो करता है यूनेस्को। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में कुल 3 विश्व धरोहर स्थल या 3 विश्व विरासत स्थल हैं। और आज इन्हीं तीनों विश्व विरासत स्थलों पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस विश्व विरासत स्थल के बारे में मैं चर्चा करूंगा वो है खजुराहो स्मारक। और जो खजुराहो स्मारक है दोस्तों, ये चंदेल राजाओं के द्वारा 10वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच में बनवाए गए हैं। और ये जो खजुराहो है, ये स्थान दोस्तों इसका खजुराहो है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है। और इसको विश्व नामित स्थल, विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जब शामिल किया गया वो था सन 1986 में। तो सन 1986 में खजुराहो के स्मारक समूहों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। सबसे पहले दोस्तों, और इन मंदिरों की मैं विशेषता की बात करूं तो इन मंदिरों का निर्माण, जैसा मैंने आपको बताया कि वो चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। और चंदेल शासकों ने दोस्तों इसको 10वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण करवाया। और कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पहले लगभग 85 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से आज लगभग 25 मंदिर जो हैं वो सुरक्षित अवस्था में हैं। तो पहले 85 मंदिर हुआ करते थे और अब मात्र 25 मंदिर ही सुरक्षित अवस्था में हैं। बाकी सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो मंदिर है ये सब किस आर्किटेक्चर के जरिए बने हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये अपनी नागर शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर दोस्तों अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। और जो नागर शैली वास्तुकला है ये आपका उत्तरी भारत की मंदिरों के निर्माण की वास्तुकला है, जो 5वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी में, जो 5वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी में चलता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ की मूर्तियों में आप देवी देवताओं की मूर्तियां, तो यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां, सामाजिक जीवन, संगीत और नृत्य तथा कामुक मूर्तियां भी आपको दिखाई देती हैं। तो यहाँ की मूर्तियों में विभिन्न प्रकार की विविधता आपको देखने को मिलती है, चाहे वो मूर्तियां देवी देवताओं से संबंधित हो, सामाजिक जीवन से संबंधित हो, संगीत, नृत्य और कामुक मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। और इसके जो प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसके जो प्रमुख मंदिर में है, सबसे पहले कंदरिया महादेव मंदिर, इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर, फिर विश्वनाथ मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर। तो ये 4 मंदिर जो खजुराहो स्मारक समूह के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से आते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं अपने दूसरे विश्व विरासत स्थल की, जो कि है भीमबेडका का रॉक शेल्टर। और भीमबेडका दोस्तों रॉक शेल्टर जो है ये अपने जो पुरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन जो चित्रकारी है, जो गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। और ये रायसेन जिले में अवस्थित है, भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर। और यूनेस्को में शामिल किया गया इसे सन 2003 में। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ की जो प्रमुख विशेषताओं में आप देखोगे कि यहाँ पर 700 से अधिक शैलाश्रय हैं, यानी रॉक शेल्टर्स हैं। और इनमें से लगभग 400 गुफाओं में प्राचीन चित्रकारी, जिसको आप कह सकते हो कि रॉक पेंटिंग, पाई जाती है। तो यहाँ पर प्राचीन चित्रकारी के, इंसान के प्राचीन चित्रकारी, जिसको आप कह सकते हो केव पेंटिंग, जिसको केव पेंटिंग भी कहा जाता है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। केव पेंटिंग यानी गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। और इसमें पुरा पाषाण युग से प्राग ऐतिहासिक चट्टानों की चित्रकारी मिलती है। तो ये बेसिकली किस युग से संबंधित है, तो ये प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अब प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों की उपलब्धता होती है, लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता नहीं होती। जिसमें सबसे अच्छा इसका उदाहरण है वो है पाषाण काल। और पाषाण काल भी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और
नव पाषाण काल में विभाजित है। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पूरा पाषाण युग यानी प्री हिस्टोरिक जो आपका पैलियोलिथिक पीरियड्स के साथ साथ आपको मेसोलिथिक पीरियड, तो पैलियोलिथिक पीरियड जिसको आप पूरा पाषाण काल कहते हैं और मेसोलिथिक पीरियड जिसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है, उससे संबंधित आपको यहां पर जो पत्थरों पर मानव के द्वारा चित्रकारी के साक्ष्य मिलेंगे। और ज्यादातर दोस्तों इसमें शिकार के चित्र हैं, नृत्य के चित्र हैं, पशु, युद्ध और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र हैं। तो चित्रों में शिकार, नृत्य, पशु, युद्ध और दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों को दिखाया गया है। और ये सारे के सारे जो चित्र हैं वो आदि मानव ने, या जिसको आप कह सकते हो कि मानव ने बनाए हैं अपने, जब वो प्रारंभिक अवस्था में थे। इसके बाद दोस्तों इसके महत्व की मैं बात करूं तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के मानव जीवन के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक माना जाता है। साथ ही साथ यह मानव सभ्यता के विकास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से मानव सभ्यता का विकास हुआ, जो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक कैसे आया, मध्य पाषाण से नव पाषाण और फिर ताम्र पाषाण काल तक किस प्रकार से उनका उद्भव हुआ, किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ। तो इसको समझने में ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं यानी गुफा चित्रकारियां हैं, ये बहुत ज्यादा मदद करती हैं। ये मानव इतिहास को समझने में भी बहुत योगदान इनका रहता है। साथ ही साथ दोस्तों अब तीसरी जो विश्व विरासत स्थल की मैं बात करूं तो ये सांची में बौद्ध स्मारक है। जो सांची स्तूप है जो आप फोटो में देख सकते हैं, इसका बौद्ध स्मारक है। और ये भी कहाँ है तो ये रायसेन जिले में भोपाल के पास है। और इसको सन 1989 में 1989 में इसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। अब सबसे पहले दोस्तों बात कर सकते हैं कि यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध स्मारक जो है वो है महास्तूप, जिसको कहा जाता है ग्रेट स्तूपा, भी महास्तूप कहा जाता है। और इस महास्तूप का दोस्तों जो निर्माण कराया वो अशोक, सम्राट अशोक ने कराया। और आप सब जानते हैं कि सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने इसका निर्माण करवाया 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्माण कराया। यहाँ पर स्तूप भी हैं, विहार भी हैं, थोड़ा बहुत आपको मंदिर और अशोक के स्तंभ भी पाए जाते हैं। स्तूप जो होता है दोस्तों ये महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। जो स्तूप है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। साथ ही साथ जो विहार होता है यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। और ध्यान रखिएगा कि अशोक के यहाँ पर स्तंभ भी पाए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर इस स्थापत्य की विशेषता की बात करें तो स्तूप के चारों ओर बने तोरण द्वार, स्तूप के चारों ओर बने हैं तोरण द्वार। जो आप देख सकते हो कि जो तोरण होता है वो आपका एंट्री गेट होता है जिसके जरिए आप स्तूप के अंदर प्रवेश करते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का सुंदर नक्काशी है, यानी बुद्ध के जीवन की घटनाओं का सुंदर नक्काशी है। यहां पर दोस्तों आपको साथ में दिखेगा शाल भंजिका की मूर्ति दिखेगी। और शाल भंजिका को दोस्तों शुभता का प्रतीक माना जाता है। और शाल भंजिका के बारे में कहा जाता है कि ये जिस पेड़ को या जिस फूल के वृक्ष को छू देती हैं तो पेड़ के वृक्ष में फल लग जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। तो शाल भंजिका को दोस्तों यहाँ शुभता का प्रतीक माना जाता है, जिससे ये भी पता चलता है कि बौद्ध काल में जो खास करके जो सांची में बौद्ध घटनाओं के साथ साथ जो गैर बौद्ध घटनाएं हैं उसको भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो शाल भंजिका की मूर्ति से मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों ये बौद्ध धर्म के प्रारंभिक इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र है। और आप देखोगे कि धीरे धीरे करके जितने भी स्तूप हैं ये एक तरीके से बौद्ध भिक्षुओं के लिए या बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थान के रूप में विकसित हुए, जहां पर ये लोग तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से, साथ ही साथ ध्यान लगाने के उद्देश्य से आते थे। तो ये जो बौद्ध स्तूप हैं ये तीर्थ यात्रा और ध्यान लगाने के उद्देश्य से यहां
बौद्ध भिक्षु आते थे। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु के आने का जो उद्देश्य था, सबसे पहला था तीर्थ यात्रा के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर बौद्ध भिक्षु ध्यान भी लगाते थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसके बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा। और 200 रुपए के जो नोट पर जो पीछे फोटो बना हुआ है वो आपका सांची के स्तूप का बना हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करें कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में प्रमुख स्थल जो कि यूनेस्को का टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट होता है, इसको कहते हैं यूनेस्को का टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट, जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की संभावित सूची है कि भविष्य में इनको भी विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिल सकता है। कौन कौन सा है दोस्तों? सबसे पहले है ग्वालियर का किला, और यह किला दोस्तों 8वीं शताब्दी, यह किला बेसिकली 8वीं शताब्दी की संरचना है, जिसमें मान मंदिर महल और सास बहु मंदिर भी शामिल है। दूसरा है दोस्तों खूनी भंडारा, ये बुरहानपुर में है। बुरहानपुर में 1615 में एक भूमिगत जल प्रणाली है और इसका निर्माण कराया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। साथ ही साथ अगर बात करें कि चंबल घाटी की शैल कला स्थल, और ये प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड के जीवन को दर्शाने वाली व्यापक शैल कलाकृतियां हैं, यानी पत्थर कलाकृति है। इसके अलावा है भोजेश्वर महादेव मंदिर, ये भोजपुर में है और यह 11वीं शताब्दी का मंदिर है जो अपने विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ नेक्स्ट है रामनगर मंडला गोंड स्मारक और राजा हृदय शाह द्वितीय द्वारा निर्मित 17वीं शताब्दी का ये एक महल है। और अगला है दोस्तों धामनगर का ऐतिहासिक धामनार का ऐतिहासिक समूह, और यह चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं और स्तूप से संबंधित है। ये संभावित सूची है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कितने विश्व विरासत स्थल हैं और कितने विश्व विरासत स्थल में जोड़े जाने वाले स्थलों की संभावित सूची है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस सेशन से आपको जो तीनों विश्व विरासत स्थल और जो संभावित विश्व विरासत स्थल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी, और ये जानकारी दोस्तों आपके आने वाले प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, जो कि कला और संस्कृति का हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगले सेशन में हम लोग फिर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।